राम मंदिर का मुद्दा 500 साल का विषय था, इतना राम मंदिर बनाने के बाद भी हिंदू दगा दे रहे हैं। मेरा कहना यह है कि मोदी जी ने कौन से हिंदू को नौकरी दिया? हिंदू के साथ ही तो सबसे बड़ा विश्वासघात किया इन्होंने। और देखिए ना, जो राम के सहारे ये 40 साल से चलते आ रहे हैं, वही राम ने इनके पिछवाड़े में लात मार दी, अयोध्या से इनको भगा दिया, क्योंकि वो भी प्रभु रामचंद्र समझ गए कि ये साले धोखेबाज है, ये मोदी एक नंबर का झूठा आदमी है। आपने तो कहा कि वो बायोलॉजिकल नहीं है, भगवान माँ के पेट से पैदा हुए, वैसे मोदी जी भी एक अपनी माँ के पेट से पैदा हुए। उनकी तो माँ का देहांत अभी 1 साल भर पहले हुए, और कैसे बोल रहे कि ऐसा लगता है कि वो भगवान के अवतार है। मोदी जी इस देश की जनता को बेवकूफ़ समझ रहे हैं और उनको अंधविश्वास में धकेल रहे। उसकी वजह यह है कि ये आसाराम के भक्त है, ये आसाराम का चेला है मोदी जी। तो ये ब्लेम हिंदुओं के ऊपर आ गया है कि इस देश में हिंदुओं ने राम मंदिर ले लिया लेकिन वोट नहीं दिया। मतलब इस देश का हिंदू, शायद ये शब्द गलत इस्तेमाल कर रहा हूँ, दोगला है, ऐसा कई जगह प्रचार सोशल मीडिया पे चल रहा है। आप खुद मिश्रा जी हो, अपर कास्ट से आते हो, इस तरह के सोशल मीडिया पे जो प्रचार चल रहा है, इसको किस तरह से देखते हो? आप मुझे बताइए, अगर आपके घर में रोटी नहीं है, खाने को नहीं है, और मैं आपके हाथ में एक मंदिर की मूर्ति पकड़ा दूँ, तो उससे आपका घर चलने वाला है क्या? यदि मैं आपको शिक्षा की जगह एक राम जी की मूर्ति पकड़ा दूँ, तो आप पढ़ लिख कर बड़े हो जाओगे क्या? उनको लगता था कि मैं जो बोलूँ वो सो कायदा, परंतु जनता जनार्दन ने बता दिया कि हम आपको 303 भी दे सकते हैं, 272 भी दे सकते हैं, तो आपको 240 पे भी ला सकते हैं, और आपकी जो बागडोर है अब दूसरे के हाथ में है। और ऐसे इसमें अब आपको जनता के मन की बात सुनना पड़ेगा। अभी तक आपने अपने मन की बात किया, और अपने मन की बात करके अपने आप को साबित करने के लिए जनता को निस्ते नाबूद करने का आपने षड्यंत्र रचा था। किसानों को नीचे अभी 6,000 रुपये कपास का भाव है। क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? मैं किसान हूँ। किसान की क्या परिस्थिति है? किसान की परिस्थिति ऐसी है कि अभी 400 रुपये एक बोरे पे बढ़ा दिया है खाद का, हाँ, और 6,000 रुपये क्विंटल का भाव है। 10,000 रुपये चुनने के लिए लगता है कपास। एक किलो के 10 रुपये लेती है भाई लोग, और उसको अलावा इतना 5,000 रुपये खर्चा आता है। 100 रुपये में वो 1,000 में। तो कहते हैं कि हर तिमाही में 6,000 रुपये डालते हैं। कुछ नहीं डाला उसने, कुछ नहीं डाला है। वो 1 लाख 15 लाख डालूंगा, क्या किया? कुछ नहीं किया अभी तक। किसान के लिए तो कुछ भी नहीं किया उसने। एक और जब एक पार्टी कह रही थी कि 400 पार, और ये गुरूर था कि 400 पार तो इस बार हो ही जाएगा, और 10 साल के काम गिनाते हुए जो है एक पार्टी देश के जनता को कह रही थी कि इस बार 400 पार। लेकिन ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आप इतना अहंकार नहीं रख सकते, ऐसा कहा जाता है। और उसी अहंकार पर जो है जनता ने ठेस पहुंचाई है। देश में किसी भी पार्टी को, एक इंडिविजुअल पार्टी को, किसी को भी बहुमत नहीं दिया, और जो है सबसे बड़ी पार्टी भले ही बीजेपी हो, लेकिन बहुमत के आसपास भी नहीं पहुंची। और उसी के कारण अब जो है गठबंधन की सरकार चलाने पर जो है मोदी जी मजबूर हो गए हैं। वही मोदी जी खुद को कहते हैं कि वो बायोलॉजिकल नहीं है, भगवान के अवतार है। उन्हीं भगवान के अवतार को देश की जनता ने जो है इस तरह से सबक सिखाया है कि अब वो अपने दम पर जो है सरकार नहीं बना पा रहे। वहीं पे राम मंदिर का मुद्दा जो है एक बड़ा मुद्दा था भाजपा के लिए, लेकिन राम मंदिर जिस जिले में बना उस जिले के ही जो सीट है फैज़ाबाद, वो जो है भाजपा हार गई। इसका मतलब यह है कि राम जी का भी इस बार जो है आशीर्वाद किसी पार्टी को मतलब नहीं मिला, और ख़ास तौर पर बीजेपी को नहीं मिला। सामान्य जनता को क्या लगता है इस बारे में जानते हैं हमारे प्रोग्राम में, जिसका नाम है क्या बोलती पब्लिक। क्या बोलती पब्लिक में हम जानेंगे नागपुर के जनता से कि उनका क्या कहना है जो फिलहाल देश की स्थिति, राजनीतिक स्थिति हुई है, और गठबंधन की सरकार जो बनने वाली है वो कितनी सक्षम हो सकती है। जनता को क्या लगता है कि मोदी जी जो कह रहे थे कि 400 पार, वो इतना नीचे क्यों आए, जानते हैं। एक वरिष्ठ व्यक्ति खांडेवाल जी सर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। सर, 241 पे 40 पे जो है बीजेपी सिमट गई। देश में 400 पार का नारा था, लेकिन जनता ने लोकतंत्र की शक्ति ये बता दी कि आप कितना भी बोल लीजिए कि हम भगवान के अवतार है, जनता जनार्दन होती है, ये साबित कर दिया। क्या कहोगे जिस सिनेरियो फिर देश में, उसके हिसाब से क्या कहोगे? पहले तो अपन ने देश की जनता के आभार मानना चाहिए कि उन्होंने एक बड़े बलवान राजनीतिक पक्ष को अपनी जगह बता दी, और ये भी कहा कि आप ऐसा राज नहीं कर सकते जो एकाधिकारशाही की तरफ जा रहा था। दूसरी बात यह है कि उनको बिहार और आंध्र का साथ लेना ही पड़ा। उसका मतलब ये होता है कि बिहार के जो ग्रामीण इलाके के प्रश्न है वो मोदी जी को छुड़ाना पड़ेगा, आंध्र के जो आर्थिक प्रश्न है वो उनको छुड़ाना पड़ेगा,
और इस इलेक्शन के दौरान उन्होंने कई प्रश्नों की दखल लिया ही नहीं, मानो जैसे ये प्रश्न है नहीं। रोजगार का मुद्दा भी नहीं बताया मैंने, रोजगार का मुद्दा नहीं, कीमत का मुद्दा नहीं, महंगाई का मुद्दा नहीं, हमारे विदर्भ का मुद्दा नहीं, और ऐसे चुनाव कर लिए। अब हम समझते हैं कि वो सच्चाई क्या है वो जान जाएंगे और धरातल पर उतर आएंगे, और धरातल पर उतरने के बाद उनको पता चलेगा कि ऐसे कई सवाल हैं जो हमने आज तक उनके तरफ ध्यान नहीं दिया। हमारा विदर्भ का सवाल उसी तरह का है। अभी जिस तरह से मोदी जी को एक छत्र राज दिया गया था, मोदी जी 2016 में नोटबंदी कर देते हैं, जीएसटी ला देते हैं, उसके बाद महंगाई के ऊपर एक शब्द नहीं बोलते, 370 हटा देते हैं, कई सारे जो उन्होंने काम किया, उसके ऊपर क्या अंकुश लगने वाला है? अब अपने हिसाब से काम नहीं कर पाएंगे, अब उनको गठबंधन का जो है गठबंधन के हिसाब से चलना पड़ेगा। उनके निर्णय प्रक्रिया पर बहुत बड़ा अंकुश लगने वाला है, क्योंकि तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल यूनाइटेड उनको साथ में लिए बगैर, उनकी सलाह लिए बगैर और उनकी परमिशन लिए बगैर ये सरकार चलने वाली नहीं है। और क्योंकि बिहार और आंध्र के दोनों जो सरकारें हैं वो पिछड़े इलाकों की सरकारें हैं, उन्होंने कहा तेलुगु देशम वालों ने कि हमारा राज्य तो पिछड़ा हुआ है, तो उनको पिछड़े प्रदेशों के प्रॉब्लम्स मालूम है। इसलिए मोदी जी जो निर्णय लेते थे, किसको पूछना नहीं, कुछ भी निर्णय ले लेना, उस पर बड़ा ज़ोर से शिकंजा लग जाएगा। आज एक ही बात मैं कहूँगा कि नोटबंदी का परिणाम आज तक इस अर्थव्यवस्था में चल रहा है, और आम आदमी जिनके छोटे धंधे थे जो नोटों के वजह से बंद पड़े, उनके धंधे फिर से शुरू नहीं हुए। तो इतनी अनदेखी जो आम आदमी के प्रश्नों की तरफ इस सरकार ने किया था, उस पर बहुत बड़ा शिकंजा लग गया है, और उनको आज धरातल पे आकर सारे प्रश्नों का जायज़ा लेना पड़ेगा और उन प्रश्नों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। अब तक जो 10 साल सरकार चली उसमें ये कह लीजिए कि कहीं पे भी विपक्ष नहीं था, और विपक्ष था भी तो बहुत कमज़ोर था, लेकिन अब देश की जनता ने जो है एक स्ट्रॉन्ग विपक्ष दिया है। तो अभी मोदी जी की निर्णय क्षमता के ऊपर आपको लगता है कि अभी कुछ असर पड़ेगा? बहुत पड़ेगा। एक तो विपक्ष जो है वो बड़ा हो गया है संख्या में, उसका प्रेशर आ जाता है कि भाई आप एक चीज़ नहीं कर सकते, तो विपक्ष आज उसको टक्कर देने के लिए तैयार है। और दूसरा, जो बिहार और आंध्र प्रदेश के नेताओं को उन्होंने साथ में लिया, वो भी बोलेंगे कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारी समझ में मोदी जी के निर्णय प्रक्रिया पर बहुत बड़ा अंकुश लग जाएगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नौशाद हुसैन। नौशाद जी, क्या लगता है नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू के ऊपर तो CBI लगी थी और मोदी जी ने लगाए थे, और नीतीश कुमार जी के बारे में सबको पता है। लगता है कि देश में जो फिलहाल सरकार बनेगी वो सरकार ज़्यादा दिन चलेगी? कोई भरोसा नहीं है इनका, क्योंकि जो अपने नहीं हुए तो किसी और के क्या, अपनों के नहीं हुए तो किसी और के क्या होंगे। भाई चंद्रबाबू का जो है मामला तो पता ही है, NT रामाराव के साथ में उनका क्या वो हुआ। इधर नीतीश कुमार का भी मामला आया राम गया राम है। तो इन लोगों से क्या उम्मीद करेंगे हम, और कितने दिन उम्मीद करेंगे। मोदी जी की सरकार मतलब बनी भी तो फिर वो स्टेबल सरकार नहीं मानी जाएगी? भरोसा तो नहीं है कि स्टेबल रहेंगी ये ज़्यादा दिन तक। सर क्या कहोगे, देश की जनता ने एक स्ट्रांग विपक्ष दिया है और इसके ऊपर चर्चा ज़्यादा हो रही है। मैं नरेश निमजे, विदर्भ राज्य आंदोलन समिति का शहर अध्यक्ष हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा कि 2014 में मोदी जी को सत्ता दी इस देश की जनता ने, लेकिन 10 साल में मोदी जी ने क्या किया? 10 साल में मोदी जी ने किया हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, कब्रस्तान शमशान, और रोज़गार का जो मुद्दा है, जो उन्होंने बोला था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, वो कहाँ गई? उन्होंने गरीबों को बताया था कि आपके खाते में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे, उसका क्या हुआ? तो चुनावी जुमला था। नहीं, जुमला मतलब ये इस देश का प्रधानमंत्री जुमलेबाज है, तो उसको कैसे सहन करेगी जनता? मैं ख़ास तौर पे ये बताना चाहूँगा कि ये लड़ाई इंडिया अलायंस वर्सेस बीजेपी की नहीं थी, ये मोदी वर्सेस इस देश की जनता की लड़ाई थी, और जनता उसमें जीत गई।
विपक्ष तो कमज़ोर था। अभी तो लोग ये कह रहे हैं, कई लोग ये कह रहे हैं कि हिंदू ने दगा दे दिया। जो हिंदू 10 साल उनके साथ था, उन्हीं हिंदू ने दगा दे दिया मोदी जी को। इतना काम करने का राम मंदिर का मुद्दा 500 साल का विषय था, इतना राम मंदिर बनाने के बाद भी हिंदू दगा दे रहे हैं। मेरा कहना यह है कि मोदी जी ने कौन से हिंदू को नौकरी दिया? हिंदू के साथ ही तो सबसे बड़ा विश्वासघात किया इन्होंने। ये दगाबाज है मोदी जो है, इनको पहचानने में भूल हो गई जनता की। गुजरात की जनता भी नहीं पहचान पाई और इस देश की जनता भी नहीं पहचान पाई, लेकिन 2024 के चुनाव में पूरी देश की जनता ने उनको पहचान लिया। ये झूठा इंसान है, ये अपने पत्नी का नहीं हुआ तो इस देश का क्या हुआ? अभी 2024 में इनके मुद्दे क्या थे? मंगलसूत्र, मटन, मछली, भैंस, पाकिस्तान, ये ऐसे उनके मुद्दे थे। मस्जिद, ये मुद्दे थे। और देखिए ना, अब जो राम के सहारे ये 40 साल से चलते आ रहे हैं, वही राम ने इनके पिछवाड़े में लात मार दी, अयोध्या से इनको भगा दिया, क्योंकि वो भी प्रभु रामचंद्र समझ गए कि ये साले धोखेबाज है, ये मोदी एक नंबर का झूठा आदमी है। अरे जिसने ये दुनिया बसाई है उसको तुम वहाँ पे मंदिर में बसाओगे? इतनी तुम्हारी औकात हो गई? मोदी क्या है? एक इंसान है ना। आपने तो कहा कि वो बायोलॉजिकल नहीं है, भगवान माँ के पेट से पैदा हुए, वैसे मोदी जी भी एक अपनी माँ के पेट से पैदा हुए। उनकी तो माँ का देहांत अभी 1 साल भर पहले हुए, और कैसे बोल रहे कि तो ऐसा लगता है कि वो भगवान के अवतार है। मोदी जी इस देश की जनता को बेवकूफ़ समझ रहे हैं और उनको अंधविश्वास में ढकेल रहे। उसकी वजह यह है कि ये आसाराम के भक्त है, ये आसाराम का चेला है मोदी जी। तो अभी तो देश की जनता ने 240 सीट दे दी है ना, सबसे बड़ी पार्टी तो बना दी है। ऐसा तो जनता का मैंडेट तो यही है कि मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने। सर वो तो 400 सीट बोल रहे थे, 160 सीट उनकी जनता ने कम कर दी देश की। जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है, जिस देश की जनता भोली वाली है। देखिए पुराना इतिहास है, हमारे देश पे काफ़ी लोगों ने राज किया, 900-1000 साल ये गुलाम देश था, लेकिन फिर भी ये देश की जनता खड़ी होती है हर बार। वैसे भी इस बार 24 में ये देश की जनता खड़ी हो गई। और कुछ लोग इनसे बात करते हैं, युवा है, क्या कहोगे 240 बीजेपी और गठबंधन की सरकार, मोदी जी की के बारे में क्या कहोगे? मोदी जी, हमारा जो महाराष्ट्र है या हमारा जो देश है वो सर्वधर्म संभवी है। अब उसमें हम एक ही नारा लगा के बैठेंगे हिंदू हिंदू हिंदू, तो इससे भरोसे देश नहीं चलने वाला ना। क्या नाम है आपका? पहले नाम बता दीजिए। क्योंकि एडवोकेट सूरज मिश्रा जी, ठीक है, मैं लोकसभा में उम्मीदवार भी था। तो जैसे तानाशाह नेता हिटलर को जैसे हमारे उपाधि मिली, सेम उपाधि मोदी जी को भी मिली। हर बार उन्होंने सिर्फ देश की जनता को गुमराह किया अपने तानाशाह के भरोसे कि मैं जो बोलूँगा वो होना चाहिए। तो ऐसा नहीं होगा ना। इस बार जो देश की जनता थी, उन्होंने इस बार मोदी जी का 400 पार में अप्रैल फूल बना दिया, क्योंकि मोदी जी का नारा था ना 400 पार 400 पार। आज देश के जो युवा है अपनी डिग्रियाँ ले लेके भटक रहे हैं, हर जगह अपनी डिग्रियाँ ले लेके भटक रहे। लोगों के पास नौकरी नहीं है। आज आप उनको क्या देते हो? हिंदूवादी, हिंदुत्ववादी। आज गरीब के बच्चे को तो आप क्या लगाते हो? एक उनके हाथ में राम मंदिर का झंडा पकड़ा देते हो और बस हिंदू 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 करते जाओ। तो हिंदू हिंदू के भरोसे ना उनकी रोजी चलेगी, रोजी रोटी नहीं चलेंगी। आज शिक्षा देखो आप कितनी महंगी है। आज गरीब का बच्चा तो पढ़ ही नहीं सकता। यानी कि आपने सीधा सीधा देश को बता दिया कि देश का बच्चा अगर अनपढ़ रहेगा तो ही हम जैसे नेता लोग टिके रहेंगे। इसी प्रकार से तानाशाही चलती आ रही। तो देश की जनता ने इस बार उनको लात मारा है। अभी तो ये ब्लेम हिंदुओं के ऊपर आ गया है कि इस देश में हिंदुओं ने राम मंदिर ले लिया लेकिन वोट नहीं दिया। मतलब इस देश का हिंदू, शायद ये शब्द गलत इस्तेमाल कर रहा हूँ, दोगला है। ऐसा कई जगह प्रचार सोशल मीडिया पे चल रहा है। आप खुद मिश्रा जी हो, अपर कास्ट से आते हो, इस तरह के सोशल मीडिया पे जो प्रचार चल रहा है इसको किस तरह से देखते हो? पहली बात तो मैं जो है मंदिर मस्जिद ये सब धर्मों को थोड़ा सा अलग रखता हूँ। मैं सबसे पहले मानता हूँ, मैं अम्बेडकरी विचारवादी वाला आदमी हूँ। मानवता ही सर्वधर्म है। जो मानव होता है, मनुष्य होता है, मनुष्य के काम आता है। आप मुझे बताइए, अगर आपके घर में रोटी नहीं है, खाने को नहीं है, और मैं आपके हाथ में एक मंदिर की मूर्ति पकड़ा दूँ, तो उससे आपका घर चलने वाला है क्या? यदि मैं आपको शिक्षा की जगह एक राम जी की मूर्ति पकड़ा दूँ, तो आप पढ़ लिख कर बड़े हो जाओगे क्या? तो देश की जनता ने जो इस बार सही व्यक्तित्व को चुना है और देश की जनता ने मोदी जी का सीधा सीधा विरोध किया है। हमको ना ऐसा तानाशाह नेता चाहिए और ना हमको ऐसा फोटोबाज और ना ऐसा हमको जुमलेबाज नेता चाहिए। ऐसा जुमलेबाज और फोटोबाज नेता रख करके हम करेंगे क्या? आज आचार संहिता का इतना भंग किया गया, सब कुछ किया गया, हर जगह से खबर आई गई। क्या हुआ? प्रशासन था, सत्ता थी, लेकिन आज देश की जनता ने इनको गिरा करके सीधा सीधा इनको लात मारी, इनको ठोकर मारी है। क्या नाम है सर आपका?
मैं मुकेश माथुरकर विदर्भ चळवळ का एक युवा हूँ। ठीक है, नागपुर में गडकरी जी की लीड कम हुई, देश में मोदी जी के 400 पार का नारा फेल हो गया, लेकिन मोदी जी जो है देश के प्रधानमंत्री बनेंगे ये तय हो गया आज। किस तरह से देखते हो, जनता ने लोकतंत्र, मजबूत लोकतंत्र दिया है। मोदी जी जो कह रहे थे कि 400 पार होगा वो नहीं हुआ, एक अहंकार के ऊपर ठोकर मारी है जनता ने। किस तरह से देखते हो? देखिए, अहंकार की पराकाष्ठा का निस्तेनाबूद होना तय था, क्योंकि मोदी जी ने 10 साल शासन किया, वो जनता को साथ में लेकर नहीं किया, उन्होंने सिर्फ अपनी मर्जी का शासन किया। और वो एक विशेष वर्ग का लेकर चलने वाले आदमी, उनको लगता था कि मैं जो बोलूँ वो सो कायदा, परंतु जनता जनार्दन ने बता दिया कि हम आपको 303 भी दे सकते हैं, 272 भी दे सकते हैं, तो आपको 240 पे भी ला सकते हैं, और आपकी जो बागडोर है अब दूसरे के हाथ में है। और ऐसे इसमें अब आपको जनता के मन की बात सुनना पड़ेगा। अभी तक आपने अपने मन की बात किया, और अपने मन की बात करके अपने आप को साबित करने के लिए जनता को निस्ते नाबूद करने का आपने षड्यंत्र रचा था, परंतु वही षड्यंत्र आज जनता ने पूरी तरह से नकार दिया। और जब वोटिंग का उत्सव आया, मतदान का उत्सव आया, तो ऐसे में उन्होंने बता दिया कि हम लोकतंत्र में जनता ही सबसे ज़्यादा मायने रखती है और जनता से बड़ा कोई नहीं है, और आज उसका चित्र सामने आ चुका है। देश को स्टेबल सरकार मिलेगी गठबंधन से? नहीं, ये गठबंधन की सरकार है, और ये बहुत अच्छी बात है कि जनता के इसमें काम होंगे। स्टेबल तो नहीं रहेगी ये सरकार, कभी भी गिर सकती है, क्योंकि जो चंद्रबाबू नायडू है, इन्होंने खुद अपने ससुर जी के पीठ में खंजर घुसपने का काम किया था, ये आपको सबको मालूम है। और नीतीश कुमार जो है वो तो कभी भी पलटी मार लेते, उनको तो मालूम है जहाँ सत्ता वहाँ पर नीतीश कुमार रहता है। और नीतीश कुमार को मलाईदार मंत्रालय पहले से ही चाहिए रहते हैं, वो कभी रेल मंत्री मांगते हैं या फिर कभी दूसरे गृह मंत्रालय जैसे इसमें। हाँ, उनको डिप्टी पीएम भी बनाने के बाद भी उनको अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया तो वे नाखुश हो जाएंगे। और उनका जो मुद्दा है ओबीसी आरक्षण का, जनगणने का, तो वो मोदी जी पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि मोदी जी अपर क्लास को लेकर सत्ता में आ चुके हैं अभी तक। और उनके जितने भी मंत्री हैं उसमें आज 240 की जो सीट है उसमें 106 जो है वो कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस के साथ के लोग हैं। और ये कभी भी मोदी जी के साथ फिर से साथ छोड़कर फिर कांग्रेस के साथ जा सकते हैं, क्योंकि घर वापसी बोला जा सकता है। इसलिए मोदी जी को मालूम है वो घर वापसी करने से पहले मोदी जी की सरकार गिरना तय है। क्या नाम है सर आपका? मेरा रत्नाकर जगताप है। जगताप साहब, क्या लगता है मोदी जी विदर्भ पार्टी का महासचिव हूँ, तो मोदी जी का ऐसा है क्या, मोदी जी जो स्वतंत्र विदर्भ और स्वतंत्र जो अपने देश में लोग रहते हैं, तो इन्होंने आज तक के विदर्भ की जनता को स्वतंत्रता से नहीं बोलने दिया, नहीं कुछ करने दिया, और ये खुद अपने दिल की करते थे। क्यों कि मोदी जी जो थे ये एक नेता नहीं थे, अगलावादी थे। और उन्होंने ये कहा कि मैं जैसा करूँगा वैसा ही तुमको करना पड़ेगा। इसमें स्वतंत्र भारत नहीं हो गया ना, ये तो पारतंत्र हो गया है। और वो अपने जनता को पारतंत्रता के हिसाब से देखते थे, क्योंकि पारतंत्रता में वो उनके ऊपर कुछ भी लादते थे, तुमको ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि सत्ता हमारी है, क्योंकि उनके पास बहुमत था, इस तानाशाही करते थे। उनका बहुमत था इसीलिए उनका चल गया। मगर अभी उनका ये बात नहीं चलेंगी। और ये जो सिलेंडर महंगा हो गया है और कुछ महंगाई हो गई है, बेरोजगारी है, ये कितनी बढ़ गई है। किसानों को अभी ये बताओ तुम, अपने जो व्यापारी लोग हैं उनको बढ़ा रहे हैं, किसानों को नीचे अभी 6,000 रुपये कपास का भाव है। क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? मैं किसान हूँ। किसान की क्या परिस्थिति है? किसान की परिस्थिति ऐसी है कि अभी 400 रुपये एक बोरे पे बढ़ा दिया है खाद का, हाँ, और 6,000 रुपये क्विंटल का भाव है। 10,000 रुपये चुनने के लिए लगता है कपास। एक किलो के 10 रुपये लेती है भाई लोग, और उसको अलावा इतना 5,000 रुपये खर्चा आता है। 100 रुपये में वो 1,000 में। तो कहते हैं कि हर तिमाही में 6,000 रुपये डालते हैं। कुछ नहीं डाला उसने, कुछ नहीं डाला है। वो 1 लाख 15 लाख डालूंगा, क्या किया? कुछ नहीं किया अभी तक। किसान के लिए तो कुछ भी नहीं किया उसने।
बोल तो रहे थे कि 2022 तक किसान की आय दुगनी करें। देना बताना चाहिए ना। अभी तक तो ये भी बोल रहे थे क्या मैंने राम मंदिर बनाया, उसने थोड़ी बनाया राम मंदिर, नहीं जनता ने बनाया, जनता का पैसा लगा, उसका थोड़ी लगा है, नाम उसका हुआ। गठबंधन की सरकार के बारे में क्या सोचते? गठबंधन के सरकार के बारे में मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये सरकार अगर किसी का पाठिंबा लेती है और जो पक्ष का पाठिंबा लेती है उसका अगर कहना उन्होंने पूरा नहीं किया तो वो समर्थन निकाल लेंगे, और समर्थन निकालने के बाद सरकार गिर जाएंगी। तो आपको दिखता है कि लंबी चलेंगी सरकार 5 साल? नहीं, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। नहीं चलेगा? नहीं। उसके बारे में क्या बोलते हो? कांग्रेस स्ट्रांग हुई है, अदर पार्टी जो है स्ट्रांग हुई है, क्या है ये कि इसको विपक्ष को स्ट्रांग होकर देश में फायदा होगा? अब विपक्ष को ऐसा है कि विपक्ष भी उनके झांसे में नहीं जाने को ना। अब हमारी एक बात सुनो, हमारा जो रामटेक का जो नेता था सुधीर पारवे, कांग्रेस में था, 8 दिन के पहले बीजेपी में चला गया और शिवसेना ने उसको टिकट दिया, तो इसको कांग्रेस की नेतागिरी बोलते हैं? नहीं, ऐसे कांग्रेस वाले दल बदलू है, एक नाग है और दूसरा सांप है। एक सांप नाग है, नाग नाग है। हाँ, काशीराम जी कहते थे कि एक सांप नाग, एक नाग। ऐसी परिस्थिति है इनकी। एक ही बंडी के 2 चक्के हैं। इनको ऐसा लगता है कि इसको वो एक में को लेके चल रहे हैं, अपने को दिखा रहे हैं कांग्रेस अलग है, बीजेपी अलग है, मगर वैसा नहीं है। वो एक ही बंडी के 2 चक्के हैं। ठीक है, तो क्या बोलते पब्लिक इस बारे में? जो है ये प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे, देश की जो सरकार है, गठबंधन की सरकार है, जनता उसके ऊपर क्या सोचती है, इसके ऊपर जो है हम जानकारी लोगों से ले रहे थे, उनका मत जानने की कोशिश कर रहे थे। तो जहाँ पर कई सारे लोगों का ये कहना है कि गठबंधन की सरकार देश के लोकतंत्र के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिस तरह से मोदी जी तानाशाही की ओर बढ़ रहे थे, उसको अभी जो है लगाम लगेंगे, ऐसा इस दौरान बताया गया है। आप देख रहे हैं नागपुर समाचार 24। नमस्कार।